हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के साइंस के पहले चैप्टर के एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। मतलब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप यही सारी चीज़ें इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल भी है, सूर्या ट्यूटोरियल्स #एजुकेशन के नाम से। आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लास 9th 10th 11th 12th इन चारों क्लासेस के आपको इंग्लिश मीडियम में सेम कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। और जो लोग अभी हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो आ चुके हैं, अब जा कर के पहले उन्हें देख लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में यहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। ठीक, और अगर आप कहीं से भी पढ़े हैं, पहले से पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में जा कर के पहले दीजिए। मतलब इसको हमारे बताने से पहले आप कोशिश करिए कि वीडियो को रोक करके आप कमेंट में जो है ट्राई करिए। ठीक, तो वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक जो है बढ़ता है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्वथनांक क्या होता है। पहली चीज़, क्वथनांक क्या होता है? वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है या फिर खौलने लगता है, वो हमारा क्या होता है? क्वथनांक होता है। तो इस पे पूछा जा रहा है कि जैसे जैसे वायु का दाब यानी वायुमंडलीय दाब जो होगा हमारा वो घटता जाएगा, क्या क्वथनांक क्या होगा? यानी वह टेम्परेचर जिस पे पानी हमारा खौलता है वो क्या होगा? घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? सिंपल सी बात है, घट जाएगा। ठीक, जब दाब घट जाएगा तो क्या होगा? क्वथनांक भी घट जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खौल रहा था, अगर हम लोग वायु का दाब कम कर दें तो हो सकता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही खौलने लग गया, 70 80 90 पे। ठीक, तो आई होप इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए जिसमें कि आंसर भी लिखा होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या जो भी होगा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जा कर के वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, और इस चैनल पे आपको क्लास 9th का पूरा ये साइंस हिंदी मीडियम में मिल जाएगा और आपको यहाँ पर मैथ भी हिंदी मीडियम में मिल जाएगा। तो आप चाहे तो क्लास 9th की पूरी तैयारी आप इस चैनल से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? अब आप सबको पता होगा क्या कहलाता है? संघनन। क्लियर, इसमें क्या बोला गया है? गैस का द्रव में परिवर्तन। ठीक, अब आपको याद हो कि क्वथनांक में क्या होता है? द्रव से गैस में परिवर्तित होता है और गैस का द्रव में परिवर्तित होना उसका उल्टा क्या कहलाता है? संघनन। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है। इसमें बोला गया है वह तापमान जिस पर हमारा ठोस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाए। यानी आप एग्जाम्पल के लिए याद कर सकते हैं, जैसे बर्फ़ हो गया तो बर्फ़ का पानी में बदलना। बर्फ़ क्या होता है? हमारा ठोस होता है, तो बर्फ़ का पानी में बदलना। इस तरीके से आप एग्जाम्पल के थ्रू याद कर सकते हैं। ठीक, तो ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? हमारा द्रवणांक कहलाता है। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर देखने से पहले वीडियो को वहीं पे बीच में पॉज करके कमेंट में पहले आप लोग जा कर के ट्राई करिए, फिर वीडियो को स्टार्ट करिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? आपको पता होगा कि पदार्थ के कण, जैसे ठोस की बात की जाए तो ठोस के कण एकदम से आपस में सटे हुए होते हैं। ठीक, वहीं पे द्रव के कण थोड़े दूर दूर होते हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है
कि ये जो कण होते हैं ये आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं, तो किसकी वजह से बंधे होते हैं, या इन कणों को जो बांध कर रखता है उस बल को क्या कहते हैं। ठीक, तो कौन सा बल हो जाएगा आपका, अंतरा आणविक बल। ठीक, इंटरमोलिकुलर फोर्स हो जाएगा। क्लियर। ये चीज़ हम लोग जब चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तब वहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जा कर के सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक, वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों तरफ फैल जाती है कहलाती है। इसमें पूछा गया है कि इत्र का जो गंध है वो चारों तरफ हवा में फैल जाता है, तो इस मेथड को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेसिकली। ठीक, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो आप सबको पता होगा कि इसे हम लोग विसरण कहते हैं। जिन्होंने हमारा वीडियो देखा होगा या कहीं से भी पढ़ा होगा उन्हें पता होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है, पदार्थ का मौलिक गुण कौन सा है, देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा द्रव्यमान और आयतन, ऑप्शन बी है तापक्रम और दाब, ऑप्शन सी है घनत्व और संपीड्यता, ऑप्शन डी है ठोस, द्रव और गैस। तो आपको पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है। ठीक, तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, द्रव्यमान और आयतन, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ वह वस्तु होता है जिसका कोई द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, यानी जिसका आयतन होता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इसी तरीके से अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पदार्थ के कण 4 ऑप्शन है, अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा होती है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या इनमें से सभी। ठीक, तो आपको पता होगा कि पदार्थ के कण अति सूक्ष्म भी होते हैं, उसमें गतिज ऊर्जा भी होती है, वो एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पदार्थ की अवस्थाएं होती है। अब देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अगर आपने पूरे अच्छे से पढ़ा होगा इस चैप्टर को तो आपको पता होगा कि सिलेबस में आपके 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं होती है। चौथा होता है आपका प्लाज्मा और 5वां होता है आपका BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो जाएंगी आपकी, ऑप्शन सी 5 अवस्थाएं हो जाएंगी। क्लियर। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कि पदार्थ का गुण क्या नहीं होता है। पहला है घनत्व, दूसरा है संपीड्यता, तीसरा है तरंग दैर्घ्य और ऑप्शन डी है हमारा विसरण। तो आपको पता होगा कि घनत्व जो है वो पदार्थ का गुण है, संपीड्यता भी पदार्थ का गुण है, विसरण भी पदार्थ का गुण है, लेकिन तरंग दैर्घ्य जो है ये हमारा पदार्थ का गुण नहीं है। ठीक, तरंग दैर्घ्य को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक, तो ये आपका पदार्थ का गुण नहीं होता है। बाकी हमें घनत्व भी देखने को मिलता है, संपीड्यता भी और विसरण भी। क्लियर। तो इसी तरीके से अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है। संपीड्यता का मतलब क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, कि कोई चीज़ कितना दब सकता है, कितना कंप्रेस हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें स्पंज की, तो स्पंज क्या होता है, ये दब जाता है, यानी वो कंप्रेस हो जाता है। ठीक, तो पूछा जा रहा है कि सबसे कम कौन दबेगा, किसकी संपीड्यता सबसे कम होगी। ठीक, तो आप सबको पता होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ठोस के कण आपस में एकदम सटे सटे होते हैं। ठीक, तो जिनके कण आपस में एकदम सटे हुए हैं, अब उनको हम कितना भी दबा लें, अब इनके कणों के बीच में ज़्यादा गैप तो है नहीं जिससे कि ये कहीं जा पाए, तो इनको हम कंप्रेस कम कर पाएंगे। ठीक, यानी इसको हम
संपीड्यता कह सकते हैं कि इसकी सबसे कम होगी। तो यहीं पे आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि किसकी संपीड्यता सबसे ज़्यादा होगी। कम की जगह अगर ज़्यादा पूछा जाए तो क्या होगा, गैस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। आई होप इसका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। घनत्व यानी डेंसिटी, ठीक, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम, ठीक। तो अगर आपको सिंपल शब्दों में बताए अभी के लिए, क्लास 9th के लिए और टिक करने के लिए, तो घनत्व का मतलब आप ये याद रखिए कि किसके कण आपस में कम एरिया में बहुत ज़्यादा कण है, ठीक, मतलब एरिया कम हो जिसका और कण उसमें ज़्यादा हो। जैसे अगर हम बात करें ठोस की, तो आपको पता है अगर इतना बड़ा हमारा कोई ठोस पदार्थ है तो इसके कण आपस में सटे हुए होंगे। वहीं पर अगर इतना बड़ा ही द्रव है, यानी उतना ही वॉल्यूम है द्रव का, तो इसके कण थोड़े दूर दूर होंगे, ठीक, इस तरीके से, और गैस के कण काफ़ी दूर दूर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक घनत्व जो है वो ठोस का होगा। तो 11 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। देखिए वाष्प बोला जाए या फिर आप गैस भी कह सकते हैं, ठीक। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है वाष्पन, बी है उबलना, सी है संघनन और डी है ऊर्ध्वपातन। तो आपको पता होगा कि ठोस का सीधा गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्लियर। तो अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए है आपका गर्मी, ऑप्शन बी है ठंडक, ऑप्शन सी है तापमान में वृद्धि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो आपको पता होगा कि जब भी वाष्पन होता है तो हमें ठंडक महसूस होता है, ठीक। आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में और उसके सबसे लास्ट में, ठीक, वाष्पीकरण के कारण शीतलता, एक ऐसे करके हेडिंग था, ठीक। तो यानी कि वाष्पीकरण के कारण ठंडक महसूस होता है हमें, ठीक, शीतलता महसूस होती है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का केल्विन में मान क्या होगा, ठीक। आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है, पूछा गया है कि केल्विन में क्या होगा। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अगर आपको नहीं पता है तो आज आप जान लीजिए। डिग्री सेंटीग्रेड कितना दिया है, 100 प्लस 273, तो 100 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 373 केल्विन, ठीक। तो कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ऑलमोस्ट यही मैच कर रहा है। एग्जैक्ट जो आपका फार्मूला होता है वो पॉइंट के बाद 15 भी होता है, ठीक। तो अगर आप इतना भी सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा और इससे आपका एग्जाम में कोई गलत नहीं होगा, ठीक, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किसी पदार्थ का केल्विन में ताप इतना दिया गया है, सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड में इस तापमान का मान क्या होगा। अभी क्या है, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको सेंटीग्रेड में दिया गया था, आपको केल्विन में बताना था। इस क्वेश्चन में आपको केल्विन में दिया गया है, आपको सेंटीग्रेड में बताना है। देखिए फार्मूला हम यही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होगा, अगर इसको हम यहीं पे रखें और इसको इस साइड ले जाएं तो क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा केल्विन माइनस 273, ठीक। तो अब देखिए क्या होगा, केल्विन की जगह पे कितना दिया गया है, 673, ठीक। हम मोटा मोटा लेके चल रहे हैं, इससे भी आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक। और 273 माइनस करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 004, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सबको। अब इसी तरीके से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ, पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ठोस पदार्थ है उसका तापमान बढ़ा दे तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है
द्रव में परिवर्तित हो सकता है। ऑप्शन बी है बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल सकता है। ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रह सकता है। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो आपको पता होगा कि अगर हम लोग ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो क्या होगा, द्रव में परिवर्तित हो सकता है। जैसे बर्फ़ को गर्म करते हैं तो क्या होता है, पानी बन जाता है। यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन बी देखते हैं, बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल सकता है। बिल्कुल, जैसे कपूर की बात की जाए तो कपूर को जब हम लोग गर्म करते हैं तो सीधा ठोस से ये गैस में परिवर्तित होता है। यानी ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन सी अपरिवर्तित रह सकता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर हम बात करें ईंट की, तो अगर हम ईंट को कितना भी गर्म कर ले, ये ठोस या द्रव में परिवर्तित नहीं होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन सी भी करेक्ट हो सकता है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यानी ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। क्लियर। तो अगर आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा तो आप ऑप्शन डी टिक करेंगे। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्ध्वपातन का गुण निम्नलिखित में किस में पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब आपको पता होगा कि जब हम लोग ठोस को गर्म करें तो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए, ऐसा पदार्थ। तो ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, आयोडीन। ठीक, आयोड लिखा है, ये आयोडीन होगा आपका। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है आपका गंधक, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है मैग्नीशियम, चौथा है ब्रोमीन। तो इसमें से जो आपका आयोडीन होता है, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो ये सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। यानी इसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये आपको याद करने वाली चीज़ें हैं कि ऊर्ध्वपातन में कौन कौन सा उदाहरण होता है। जैसे अभी हमने बात की है कपूर का, तो कपूर हो जाएगा आपका, नेफ्थलीन की गोलियां हो जाएंगी, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। तो ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो ऊर्ध्वपातन में हमें याद होनी चाहिए। ठीक, तो इसी तरीके से अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है। अब ये चीज़ तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ऑप्शन ए देखिए आप, गंध, बी है ठंडा, सी है प्रेम, डी है ठंडा पेय। देखिए पदार्थ क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि ऐसे वस्तु जिनका कोई आयतन होता है और जिनका द्रव्यमान होता है। तो गंध का तो आयतन नहीं होता है। ऐसा कभी थोड़ी ना हो सकता है कि कोई हमें कहे कि हमें 1 किलो गंध आ रही है या 1 पाव गंध आ रहा है। ठीक, तो हम इसको जो है पदार्थ नहीं कह सकते। ठंडा, इसको भी हम पदार्थ नहीं कह सकते। हम कभी ये नहीं कह सकते कि हमें 1 किलो ठंडा लग रहा है या 1 लीटर ठंडा लग रहा है। ठीक, 1 पाव ठंडा लग रहा है। यानी बी भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, ए भी इनकरेक्ट हो गया। सी है हमारा प्रेम। आप कभी ये नहीं कह सकते कि हम अपनी गर्लफ्रेंड को 5 किलो प्यार करते हैं, उसी में कोई दूसरा बंदा है बोले नहीं मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से 1 कुंटल प्रेम करता हूँ, मैं 20 कुंटल प्रेम करता हूँ। आप ये नहीं कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि आप इसे मेजर नहीं कर सकते हैं, इसका आयतन नहीं बता सकते हैं। ठीक, ना ही इसका आकार बता सकते हैं कि हम इतना बड़ा प्रेम करते हैं, इतना बड़ा प्रेम कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए, बी और सी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ऑप्शन डी, ठंडा पेय। पेय यानी ऐसा पदार्थ जिसको हम पी सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें बर्फ़ या ठंडा पानी की बात करें तो ये सब हमारे पदार्थ हैं। ठीक, जिनका आयतन होता है और आकार भी होता है, मतलब एक द्रव्यमान भी होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा कि पदार्थ क्या है, अब हम लोग देखना चाहते हैं कि कौन पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन ए है आपका हवा, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है आपका स्नेह, ऑप्शन डी है भोजन। आपको पता है कि हवा हमारा पदार्थ है, जल भी हमारा पदार्थ है, भोजन भी हमारा पदार्थ है, लेकिन स्नेह हमारा पदार्थ नहीं है। फिर से वही बात आ जाता है, स्नेह यानी प्रेम। आप कभी ये नहीं कह सकते कि हम 5 किलो स्नेह करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 20। अब आपको मैं बता दूं कि ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा
अधिकतम होती है। यहाँ ऊर्जा की जगह कर्जा लिखा गया, ठीक, उधारी, जो कि गलत बात है। यहाँ पे होगा ऊर्जा। अब ऊर्जा की बात होगी तो आपको पता होगा कि गतिज ऊर्जा की बात हो रही है, ठीक। तो किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किस में पाई जाती है? ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि गैस में पाई जाती है, क्योंकि गैस के कण आपस में बहुत दूर दूर होते हैं, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा तेज होती है। वहीं पे ठोस के कण आपस में सटे सटे होते हैं, तो इनकी गतिज ऊर्जा कम होती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा कम होती है? देखिए फिर से कर्जा लिखा गया है, ठीक, तो ये थोड़ा सा एरर है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? अभी हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था, अगर सबसे ज़्यादा गैस का है तो सबसे कम हमारा ठोस का होगा। क्लियर। बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि? आपका ऑप्शन ए है यह जल से भारी होता है, ठीक। ऑप्शन बी है बर्फ और जल का घनत्व समान होता है। ऑप्शन सी बर्फ जल से हल्की लगी होती है। ऑप्शन डी बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। अब आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए। पूछा गया है कि बर्फ़ का जो टुकड़ा होता है अगर हम पानी पर रखें तो वो तैरता रहता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए है यह जल से भारी होता है। आपको पता होगा कि अगर कोई भी चीज़ जल से भारी होगा और उसे जल पर रखेंगे तो वो डूब जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, बर्फ़ और जल का घनत्व समान होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। आपको पता होगा कि बर्फ़ का जो घनत्व होता है और जो जल का घनत्व होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक, तो बराबर तो नहीं होता है। ऑप्शन सी बर्फ़ जो है जल से हल्की लगी होती है, ये बात सही है। जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए किसी चीज़ में पानी रखा हुआ है, जब हम बर्फ़ डालेंगे तो ये बर्फ़ क्या होगा, पानी से, ये बर्फ़ क्या होगा, पानी से थोड़ा थोड़ा इतना डूबा होगा नीचे वाला पार्ट, बाकी सब क्या होगा, तैर रहा होगा। तो ये इसी वजह से तैरता है, क्योंकि यही एक ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, ठीक, बाकी और कोई ऑप्शन करेक्ट लग नहीं रहा है। ऑप्शन डी देख लीजिए, बर्फ़ का घनत्व जल से अधिक होता है। ये बात बिल्कुल उल्टा बोला गया है। इसमें बोला जा रहा है कि बर्फ़ का घनत्व अधिक होता है, ऐसा नहीं होता, जल का घनत्व अधिक होता है, ठीक, तो इसमें उल्टा बोल दिया गया, इस वजह से ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बर्फ़ का घनत्व कम इसलिए हो जाता है क्योंकि बर्फ़, अगर आपको याद हो तो बर्फ़ के कणों के बीच में गैप ज़्यादा होता है, ठीक, तभी जब हम बर्फ़ को तेज़ी से पीटते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं कई बार, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, शुष्क बर्फ़ क्या है? अगर आपको याद हो तो ये चीज़ हम डायरेक्ट पढ़े थे। ऑप्शन ए है बर्फ़ का सूखा हुआ टुकड़ा, इनकरेक्ट। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है, ठीक। ऑप्शन सी है ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी नहीं होगा। ठोस अल्कोहल, ये भी नहीं होगा, ठीक। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, उसमें हम लोगों ने सब कुछ अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है? ठीक, जल आपका तरल पदार्थ है, ये बात हमें पता है। पारा जो है वो भी एक तरीके का तरल पदार्थ है। हवा भी आपका एक तरीके का। अच्छा, आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है? हाँ ठीक, तो जल आपका तरल पदार्थ है, पारा भी आपका तरल पदार्थ है और हवा भी आपका तरल पदार्थ है, लेकिन जो लोहा है वो आपका तरल पदार्थ नहीं है। इस वजह से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब तरल पदार्थ का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह ऑटोमेटिक जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें पानी की, तो अगर हम पानी को फर्श पे डालते हैं तो क्या होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह ऑटोमेटिक चला जाता है। इसी तरीके से पारा भी चला जाता है। और आपको पता होगा कि हवा तो गैस है, ये अगर हम कहीं पर भी छोड़ेंगे तो ये पूरे रूम में फैल जाएगा। क्लियर। हाँ, वो वाला गैस भी जो आप लोग छोड़ते हैं तो वो भी क्या होता है, जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है तो इसकी गैस, आपके गैस की गंध जो है पूरे क्लास में फैल जाती है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है? प्रथम अवस्था है, बी है द्वितीय अवस्था है, सी है तृतीय अवस्था है, ऑप्शन डी है चतुर्थ यानी चौथी अवस्था। ये बात सही है। ठीक,
क्योंकि ठोस द्रव गैस ये तो पहली, दूसरी और तीसरी अवस्था है, तो चौथी अवस्था बचा कौन होगा, हमारा प्लाज्मा होगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पदार्थ की मुख्यतः जो है 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस, प्लाज्मा और BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26, सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एक द्रव होता है, एक गैस होता है, एक ठोस होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपके गैस सिलेंडर में LPG गैस भरा होता है वो किस अवस्था में होता है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि द्रव अवस्था में होता है। क्लियर। सिलेंडर के अंदर आपके यहाँ जो घरों में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर यूज होता है, उसके अंदर जो गैस यूज होता है वो द्रव अवस्था में होता है। ठीक। 27 देखते हैं, किसी खोलते हुए लिखा गया है, यहाँ होगा खौलते हुए। ठीक, तो किसी खौलते हुए द्रव का तापमान स्थिर रहता है, घटने लगता है, बढ़ने लगता है, या इनमें से कुछ नहीं होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब द्रव खौलना शुरू हो जाता है तो वो द्रव से वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो स्थिर रहता है, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है आपका गुप्त ऊष्मा का। अगर जिनको पता होगा उनको पता होगा। गुप्त ऊष्मा क्या होता है कि जब हम लोग किसी पदार्थ को, जैसे अगर हम पानी की बात करें यहाँ पे द्रव की, तो द्रव को जो हम लोग गर्म कर रहे हैं तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ये द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। तो अवस्था परिवर्तन के दौरान कुछ ऊष्मा जो है यूज हो जाती है, जिसे हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक, तो इसी वजह से क्या होता है, उस टाइम पे द्रव का जो तापमान होगा वो स्थिर रहेगा, आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाते रहिए। ठीक, तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपके वायुमंडल होता है इसमें आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और हमारे वायुमंडल में पानी भी है। तो पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं कौन सी इसमें से वाष्प है। ठीक, वाष्प के रूप में हो सकती हैं, होती हैं। नाइट्रोजन आपको पता है गैस के रूप में होती है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन भी आपका गैस के रूप में होता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपका, गैस है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, वाष्प के फॉर्म में नहीं होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बचा आपका ऑप्शन डी, H2O। ठीक, पानी। तो आपको पता होगा कि आपके वायुमंडल में, आपके यानी सबके वायुमंडल में, तो हमारे वायुमंडल में क्या होता है कि जो पानी होती है, आपको पता होगा कि पानी के छोटे छोटे कण मौजूद रहते हैं, जिन्हें हम लोग वाष्प कण कहते हैं। यानी कि हमारे वायुमंडल में पानी एक ऐसा पदार्थ है जो कि वाष्प के रूप में होता है। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्लाज्मा क्या है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, एक गैस है, बिल्कुल नहीं है, द्रव है, बिल्कुल नहीं है, ठोस है, बिल्कुल नहीं है, पदार्थ की चौथी अवस्था है, हाँ ये बात सही है। ठीक, तो ये चीज़ हम लोगों ने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। वही क्वेश्चन को फिर से घुमा फिरा के पूछ लिया गया। अब हम लोग देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध दूर से महसूस होती है, ऐसा किस प्रक्रिया द्वारा होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड भले ही आपको ना पता हो, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होगा। ठीक, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होगा कि अगर कोई गैस है वो दूर से उसकी गंध मुझे महसूस हो रही है, तो ये किस क्रिया द्वारा होती है, किस प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक, ऑप्शन ए है विसरण, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है विकिरण, सी है ऊर्ध्वपातन, डी है संघनन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ का गंध जो अगर हमें दूर से महसूस हो रहा है उसका कारण विसरण होता है। क्लियर। तो आई होप कि आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपका कोई डाउट है या कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आप लोग से ये अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हो सकता है तो अपने फ्रेंड को शेयर भी करिए। ठीक, इस चैनल पे आपको क्लास 9th का कंप्लीट हिंदी मीडियम में मैथ और साइंस मिलने वाला है, और अगर आप अपने फ्रेंड को शेयर करते हैं तो आपकी कृपा होगी। ठीक,
तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप इन्हीं सब चीज़ों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, तो हमारा एक दूसरा चैनल भी है, सूर्या ट्यूटोरियल्स #एजुकेशन के नाम से। तो आप वहाँ जा कर के यही सारी चीज़ें आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो।